नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर नेतागिरी, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी लड़की के बारे में जो महज 21 साल की उम्र में उस वक्त के सबसे बड़े जायंट किलर नेता की धज्जियां उड़ा के रख दी। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी लड़की के बारे में जो अपने समाज के लोगों के उत्थान के लिए कलेक्टर बनने के सपना को त्याग कर राजनीति के मैदान पर उतर आई, और आई भी तो उस पार्टी के साथ जिसका राजनीतिक सफर अभी शुरू ही हुआ था, अर्थात जिस पार्टी के साथ कोई भविष्य देख पाना उस वक्त थोड़ा संभव नहीं लग रहा था। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी लड़की के बारे में जो अपने समाज के लोगों के उत्थान के लिए अपने घर, अपने माँ बाप, अपने परिवार सबको त्याग दी। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी लड़की के बारे में जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री ने तथाकथित तौर पर जानलेवा हमला तक करवा दिया था गेस्ट हाउस में। मैं बात करने जा रहा हूं आजाद भारत की सबसे ताकतवर दलित महिला नेता के बारे में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मायावती के बारे में। ये किस्सा स्टार्ट होता है 1977 से। 1977 का दौर चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जनता पार्टी 3 दिवसीय बैठक लगाई थी। जनता पार्टी की ही सरकार थी, वो 3 दिवसीय बैठक लगाती है और बैठक का विषय था दलितों का उत्थान। और इस बैठक के सबसे बड़े चेहरे थे राजनारायण। राजनारायण पहुंचते हैं, मंच पर आते हैं और दलितों के उत्थान के लिए तमाम बातें बोलते हैं, लेकिन वो एक गलती कर दी जिस पर उस वक्त ना ही मंच पर के लोगों को और ना ही सामने बैठे किसी नेता को या किसी व्यक्ति का ध्यान उस बात पे गया, लेकिन एक लड़की का ध्यान उस बात पर जा चुका था। बाकी फिर तमाम नेता जाते हैं, मंच पर बोलते हैं और अपने स्थान पर वापस आते हैं, और इसी तरीके से फिर नंबर आता है मायावती का। मायावती मंच पर चढ़ी और ऐसा बोली कि उस वक्त जनता पार्टी और राजनारायण की धज्जियां उड़ा के रख दी। मायावती बोलती है कि ये व्यक्ति अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा बनाना चाहता है, सबसे बड़ा नेता समझता है। क्या इसे ये भी नहीं पता कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना भी दलितों का अपमान है? हमारे भगवान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी जब संविधान लिखा तो संविधान में हमारे लिए उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया। तो इस व्यक्ति का हिम्मत कैसे हुआ हमारे लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने का? मायावती का ये बात बोलना था और पूरे सभा में एक लहर डोल गई, एक नई ऊर्जा आ गई। मायावती जब मंच से नीचे उतरती है तो उस वक्त के सारे दलित नेता आकर के मायावती को बधाई देते हैं। यहां पर उन सभी दलों के बीच में से एक दल था वाम सेफ, और वाम सेफ के नजर में मायावती आ चुकी थी और यहां से मायावती का तकदीर बदलना शुरू होता। ये मायावती के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग फेज होने वाला था। वामसेफ के मुखिया, उसके संस्थापक काशीराम तक ये बात पहुंच जाती है। यहां पर आपके मन में सवाल होगा, ये काशीराम कौन है, ये वामसेफ क्या है? तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। काशीराम पंजाब में एक दलित परिवार में पैदा हुए व्यक्ति थे जो केंद्र सरकार की सेवा करते करते, केंद्र सरकार की नौकरी करते करते महाराष्ट्र को चले गए और वहां पर वो अंबेडकरवादी विचारधारा से लेस हो गए। उसके बाद अपनी राजनीति को करने के लिए उन्हें वापस दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि उनकी जमीन, उनके बिरादरी के लोग, सब कुछ उनका पंजाब में था जो दिल्ली से लगता है, और इसी दिल्ली से लगता है उत्तर प्रदेश, जहां पर दलितों की संख्या सबसे अधिक है। ये उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति करना चाहते थे। दिल्ली में राजनीतिक जड़ें ये अपना जमा ही रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी उन्हें ये बोलकर खारिज कर सकता था कि ये तो पंजाबी है, ये हमारी समस्याओं को क्या ही समझेगा। और इसी वजह से काशीराम को तलाश थी एक ऐसे चेहरे की जो उत्तर प्रदेश में रहे, उत्तर प्रदेश का हो, और लोगों को ये नौबत ना मिले, ये मौका ना मिले कि ऐसा कुछ इल्जाम लगाया जा सके उन पर। वो ढूंढ रहे थे कोई कड़क और अपने समाज के लिए जुझारू, अपने समाज के लिए समर्पण करने वाले किसी व्यक्ति को, और उनका तलाश खत्म होता है मायावती से। मायावती काशीराम से जुड़ती हैं
1984 में मायावती और काशीराम मिलकर के बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन करते हैं और चुनाव भी लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा और मैं चलूंगा और आपको बताऊंगा कि मायावती क्या स्टार्ट से ही, शुरू से ही राजनीति में आना चाहती थी या उनका सपना कुछ और था। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये मायावती कलेक्टर बनने के सपना को त्याग कर राजनीति में आई है। तो सुनिए कहानी। तो अब जरा मायावती पे रुक करते कि मायावती राजनीति में कैसे आई। 1977 का साल चल रहा था, नवंबर दिसंबर का महीना था, ठंड का मौसम था। उस वक्त मायावती, जिनके पिता इंडियन पोस्ट ऑफिस में तृतीय श्रेणी में कार्यरत एक व्यक्ति थे, घर पर सभी थे। शाम का वक्त हो रखा था। दरवाजे पर दस्तक होता है। लोग घबरा गए क्योंकि इतने रात को कोई भी परिवार का सदस्य नहीं आया करता था। तो दरवाजा खोला गया तो सामने देखा गया कि एक व्यक्ति जो कि वामसेफ पार्टी से थे। मायावती उन्हें तुरंत पहचान ली क्योंकि मायावती उन दिनों वामसेफ के दलित स्टडी सर्कल में काफी कार्यरत थी। मायावती जो कि सुबह में टीचरी करती थी, शाम में लॉ की पढ़ाई किया करती थी और रात में कलेक्टर की तैयारी किया करती थी। तो उस दलित नेता के साथ एक और व्यक्ति थे। वो व्यक्ति को सभी लोग जब देखें तो वो तुरंत पहचान गए कि ये तो काशीराम है। जब घर के लोगों को पता चला कि हमारे घर काशीराम आए हैं तो सारे लोग खुश हो गए। काशीराम अंदर आते हैं और वो मायावती के पिता की तरफ देखे बिना ही सीधे मायावती इसकी तरफ रुख करते हैं और उनसे पूछते हैं कि बहुत पढ़ाई कर रही हो, इतना पढ़कर क्या करोगी। मायावती बोलती है, काशीराम जी, मैं कलेक्टर बनूंगी और अपने समाज के लोगों का उद्धार करूंगी। काशीराम बोलते हैं, तुम गलत सोच रही हो। हमारे समाज के कई लोग कलेक्टर बने, क्या समाज का उद्धार हुआ? नहीं, क्योंकि इन कलेक्टरों को भी नेताओं के अधीन काम करना पड़ता है, उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, उनकी तामील करनी पड़ती है। तो हमारा जो मकसद है वो कलेक्टर के रास्ते कभी पूरा नहीं होगा। तुम मेरे साथ चलो, तुम मिशन के साथ जुड़ो, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर पहुंचा दूंगा जहां पर दर्जनों कलेक्टर अपने फाइल पर साइन करवाने के लिए तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े रहेंगे। ये बात मायावती के दिल को चुभ गई थी। उन्हें समझ में आ चुका था कि उनका जो मकसद है वो सिविल सर्विसेज के रास्ते नहीं जाता। काशीराम और भी बोले। काशीराम बोले कि कलेक्टर यानी जन सेवक होते हैं और नेता यानी जन प्रतिनिधि होते हैं और हमेशा जन सेवक को जन प्रतिनिधियों के अधीन ही काम करना पड़ता है। तो जब तुम्हारे पास मौका है जन प्रतिनिधि बनने का तो जन सेवक बनकर तुम क्या कर लोगी। ये बात मायावती को समझ में आ चुकी थी। मायावती सोचने लगी। वो कुछ दिनों तक सोचते रही और उसके बाद वो काशीराम के मिशन के साथ जुड़ जाती हैं और उनके साथ वो कार्यरत होने लगती हैं। लेकिन घर में विरोधाभास शुरू हो गया था। मायावती के पिता मायावती के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते थे और एक दिन तो नौबत ऐसा आया कि मायावती के पिता बोल दिए कि तुम या तो कलेक्टर की पढ़ाई करो और या तो काशीराम और उस मिशन के साथ जाना, तो ये घर छोड़ो। ये बात सुनते ही मायावती ने फैसला कर लिया कि अब मुझे घर छोड़ना होगा। मायावती अपने पिता प्रभुदास के बात को सुनी और अपने बैग में कपड़े भरे और घर त्याग दी और चली गई सीधा करोल बाग। मायावती और जब प्रभुदास, उनके पिता प्रभुदास के बीच ये झड़प हुआ, मायावती भी तेज में खड़ी हुई और घर छोड़कर चली गई और गई तो दिल्ली करोल बाग सीधा। और उसके बाद मायावती ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मायावती सबसे पहले चुनाव लड़ती हैं यूपी के कैराना से, जहां पर वो तीसरे नंबर पर रही। लेकिन उसके बावजूद मायावती और काशीराम रुके नहीं। 1985 आया, बिजनौर में बाई इलेक्शन था, मायावती फिर से चुनाव लड़ी, फिर से हारी। 87 में हरिद्वार में बाई इलेक्शन होना था, उसमें भी लड़ी, उसमें भी हारी। लगातार 3 हार। उसके बावजूद बीएसपी, मायावती और काशीराम के हौसले में रत्ती भर का कमी नहीं आया और इसका इनाम मिला उन्हें 2 साल बाद। 1989 लोकसभा चुनाव।
इस चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की लहर थी। बोफोर्स घोटाले का दौर था, राजीव गांधी हाय हाय के नारे लग रहे थे और उसी दौर के बीच में बिजनौर सीट से मायावती चुनाव लड़ती हैं और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की पहली सांसद 9000 वोटों से लोकसभा में पहुंची और उसके बाद का इतिहास तो वो बनाते ही गई मायावती। इस तरीके से मायावती लोकसभा पहुंची, लेकिन अभी तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना बाकी है, उन्हें वापस से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आना बाकी है। तो चलिए समझते हैं उस कहानी को भी। गुड़गांव के अस्पताल में बसपा के सुप्रीमो काशीराम भर्ती थे और वहां पर उनके मित्र भी थे, मायावती भी थी। उसी वक्त काशीराम मायावती से पूछते हैं, क्या उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनोगी? मायावती घबराएगी, उन्हें लगा ये कहीं और भी बीमार तो नहीं हो गए। तो वो बोले काशीराम की मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और काशीराम ने भाजपा के समर्थन का पत्र दिखाया। उसके बाद ये वक्त था मई 1995 का। 1 जून 1995 मायावती लखनऊ पहुंची। सपा बसपा की सरकार का खेल खत्म होने की सूचना उस वक्त के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा को दी। मायावती उन्हें 2 चिट्ठियां पकड़ाती है, एक जिसमें सपा की सरकार से समर्थन वापस लेने की बात थी और दूसरा जिसमें बीजेपी के सपोर्ट की बात थी। मोतीलाल वोरा गवर्नर ने कहा कि इस वक्त आने पर आपको सूचना दे दिया जाएगा। ये बात उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव तक पहुंची। इस राजनीतिक घटनाक्रम के चक्र में आग बबूला हो गए थे। 2 जून को वो स्टेट गेस्ट हाउस में, जहां पर की मायावती रुकी हुई थी, वहां पर वो अपने पार्टी के विधायकों के साथ चुकी ठहरी हुई थी, मीटिंग कर रही थी, सरकार बनाने की योजना बना रही थी, अपने सारे समर्थकों के साथ थी। तो वहीं पर मुलायम सिंह यादव अपने तमाम समर्थकों को भेज देते हैं, बाहुबलियों को भेज देते हैं और उन्हें टास्क दिया गया। टास्क ये था कि एक नेता राज बहादुर, जो कि बागी हो चुका था, जिसके नेतृत्व में पहले ही 12 विधायक टूटकर मुलायम सिंह के पक्ष में आ चुके थे, बाकी विधायकों को भी लाना था, क्योंकि उस वक्त दल बदल का कानून लागू हो रखा था और 66 सदस्यीय बसपा से कम 1/3 विधायकों का मुलायम सिंह के साथ आना जरूरी था, अन्यथा दल बदल निरोधक कानून लागू हो जाता वहां पर। तो इसी कारण से लोगों को डराने, धमकाने, लोभ देने, इन सभी चीजों के हथकंडे के लिए मुलायम सिंह यादव पूरे उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों के फौज को भेज देते हैं यूपी गेस्ट हाउस में। वहां पर 2 जून 1995 का वक्त था। मायावती अपने पार्टी के लोगों के साथ अपने रूम पर मीटिंग कर रही थी कि तभी बाहुबलियों का जमावड़ा हो जाता है। वो दरवाजे पीटते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, लिंग सूचक, जाति सूचक गालियां देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर अपने लोगों का ख्याल रखता है। भला हो उत्तर प्रदेश प्रशासन का कि वहां के प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के मौखिक आदेश को मानने से इनकार कर दिए और अपने फर्ज का पालन किए। उस वक्त के लखनऊ के डीएम राजीव खेर वहां पहुंचते हैं, साथ ही सिटी एसपी राजीव रंजन भी वहां पहुंचते हैं। ये दोनों वहां पहुंचे, भीड़ को बड़े मुश्किल से खत्म किए और गवर्नर तक चुकी खबर जा चुकी थी, तो एक्स्ट्रा टास्क फोर्स भी बुलाई जा चुकी थी और बहुत समझाने के बाद रात को मायावती उस गेस्ट हाउस से बाहर निकलती हैं। गेस्ट हाउस की बिजली काट दी गई थी, पानी काट दी गई थी, सारे लोग डरे हुए थे। काशीराम ने कहा ये मायावती के जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान है और मायावती इसमें सफल साबित हुई। 3 जून 1995 को मायावती को मोतीलाल वोरा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और देश के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर सूबे की पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती बनी। मायावती का गठबंधन जो बीजेपी के साथ गाठजोड़ की वजह से शुरू हुआ, ये गुड़गांव में शुरू हुआ था, जिसके मेन जो सिरोधार थे वो थे जयंत मल्होत्रा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी और उस वक्त के आरएसएस मुखिया राजेश सिंह की मुलाकात काशीराम से कराते हैं, तमाम मीटिंगें करवाते हैं। आडवाणी तो इस गाठजोड़ के खिलाफ थे और साथ ही साथ
उत्तर प्रदेश में उनके शिष्य कल्याण सिंह भी इस चीज के खिलाफ थे, लेकिन अंततः सियासी मजबूरियों की वजह से ये दोनों फिर एक होते हैं, क्योंकि राजनीति का एक नियम माना जाता है, राजनीति में कोई भी रिश्ता अस्थायी नहीं होता है। राजनीति में तमाम रिश्ते, तमाम दुश्मनी, तमाम दोस्ती, सारे कुछ अस्थायी होते हैं। उनका जरूरत तभी तक होता है जब तक जरूरत हो। जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म, जरूरत शुरू, रिश्ता शुरू। तो राजनीति का ये किस्सा माना जाता है कि राजनीति में अस्थायित्व तो नहीं हो सकता, और वही चीज है। अलग बात है कि जिस बीजेपी के गाठजोड़ की वजह से मायावती अपनी सरकार बनाई थी, आज मायावती की बसपा उस बीजेपी के बिल्कुल विपरीत है। ये अलग बात है कि मुलायम सिंह के साथ उनका रिश्ता आगे बन पाए, ये संभव नहीं है, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब भी कहानी बाकी है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री तो बनी, लेकिन बहुमत सिद्ध होना बाकी है। 19 जून को यूपी के विधानसभा का सत्र आहूत होता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से थे बने स्पीकर धनीराम वर्मा, वो सेशन शुरू करते ही बोलते हैं कि राज्यपाल ने जो फैसला लिया मुलायम सिंह को बर्खास्त करके मायावती को शपथ दिलाने का, वो संविधान के खिलाफ है, इसलिए मैं इस फैसले को खारिज करता हूं। यह कहकर उन्होंने सदन को बर्खास्त कर दिया। सब लोग अवाक रह गए, सारे लोग वॉकआउट कर गए, लेकिन अभी भी सदन में 275 विधायक मौजूद थे। भाजपा के, जनता दल के, कुछ कांग्रेस के, कुछ बसपा के, ये सभी मौजूद थे, और जाहिर सी बात है कि ये बहुमत के आंकड़े से काफी अधिक थे। और इन विधायकों ने नए सिरे से स्पीकर का चुनाव किया, और बसपा के वर्कूराम वर्मा विधानसभा के नए स्पीकर बने, और अगले दिन 20 जून को मायावती ने बहुमत साबित किया। धन्यवाद।